रात्रि के समय सभी नागलोकवासी गहरी निंद्रा में सोए होते हैं, लेकिन हथौड़ी जाग रहा था। तभी वो शिवन्या के महल से बाहर की तरफ निकल जाता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है, तो वो डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आलोकी गहरी निंद्रा में थी कि तभी एक मच्छर उसके चेहरे पर काट लेता है और वो नींद में खुद को ही चाटा मार बैठती है और अचानक से उठ जाती है। ये पृथ्वी लोक के कीट पतंगे नागलोक में भी आतंक मचाते जा रहे हैं। हमारे गाल, इनकी वजह से बार बार हम नींद से जाग जाते हैं। तभी आलोकी की नजर खिड़की पर पड़ती है और वो अपनी शक्ति से खिड़की को बंद कर दोबारा सोने जा ही रही थी कि तभी वो सामने हथौड़ी के बिस्तर पर देखती है, तो वहाँ पर हथौड़ी नहीं था। वो हैरानी से अपनी आँखों को मसलती है। ये कटा हुआ हाथ कहाँ गायब हो गया? सोने से पहले तो हमने उसे यहीं देखा था। कहीं वो कटा हुआ हाथ मायावी तो नहीं, जो अपने आप प्रकट और गायब हो जाता है? जो भी हो, हमें इस बारे में नागरानी को सूचित करना चाहिए। हथौड़ी उस शख्स का पीछा कर ही रहा होता है कि तभी वो शख्स अचानक रुक जाता है, तो हथौड़ी उसे नजर ना आए इसीलिए एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो शख्स अपनी नजर इधर उधर घुमाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद हथौड़ी धीरे धीरे उस पत्थर से बाहर निकलता है, तो अब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। वो इधर उधर चलता भी है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखता। उसी समय एक भयानक सी आवाज आती है, जिससे डरकर हथौड़ी भागने लगता है। आलोकी हथौड़ी के महल में ना होने की खबर शिवन्या को देती है, तो शिवन्या हंसते हुए आलोकी की ओर देखने लगती है। नागरानी, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, वो कटा हाथ गायब है। हाँ आलोकी, हथौड़ी कोई मायावी शक्ति नहीं जो वो कभी भी कहीं भी गायब हो जाए। कक्ष में ही है, देखो वो तुम्हें परेशान करने के लिए कहीं छुप गया होगा। नागरानी, कक्ष में क्या, हमने उसे पूरे महल में देख लिया है, किंतु वो हमें कहीं नहीं दिखा। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि उसे हमारे कक्ष में मत रखिए। उसके रहते पहले तो हमें नींद नहीं आई, और जब आई तो कीट पतंगों के कारण हम जाग गए, और जाग कर देखते हैं तो वो बिस्तर पर ही नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी रात्रि को हथौड़ी कहाँ जा सकता है? वो तो नागलोक के मार्ग से परिचित भी नहीं है। क्या पता वो कटा हाथ रात्रि के समय कहीं गायब हो जाता होगा। तुम हथौड़ी के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? और हमें हथौड़ी को ढूंढना चाहिए। क्या मुसीबत है, अपनी निद्रा खराब कर हम उस कटे हाथ को ढूंढे। लगता है नागरानी के साथ साथ अब हमें उस कटे हाथ की भी दासी बनना पड़ेगा। आलोकी, क्या विचार करने लग गई तुम? वो कुछ नहीं। तभी शिवन्या अपना जादुई गोला प्रकट करती है और जादुई गोले से नागलोक में हथौड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जादुई गोले में उसे हथौड़ी भागता हुआ नजर आता है। आलोकी, कहीं हथौड़ी किसी खतरे में तो नहीं? नहीं नागरानी, क्या पता वो दौड़ लगाने निकला हो। दौड़ लगाने? नागरानी, ये तो यहाँ है। छोड़ मेरा पैर। हथौड़ी, तुम यहाँ कब आई? तभी शिवन्या हथौड़ी को उठाकर अपने बिस्तर पर रख देती है। हथौड़ी उसे इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवन्या उसके इशारों को समझ नहीं पाती। हथौड़ी, तुम कहना क्या चाहते हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नागरानी, रात्रि बहुत हो चुकी है, इसके इशारे आप सुबह समझ लेना। अभी आप विश्राम कर लीजिए। आप सच कहती हैं, ये सच में बहुत ही खुराफाती है। दौड़ लगाने के लिए भी इसे रात्रि का समय ही मिला। हथौड़ी सही सलामत है, यही बहुत है। और हथौड़ी, दौड़ लगाने का ये कोई उचित समय नहीं है। चलो अब तुम विश्राम करो। नाग सभा में सभी नाग नागिन उपस्थित होते हैं और नागरानी शिवन्या पूर्णिमा पर शिव मंदिर में होने वाली विशेष पूजा के विषय में चर्चा कर रही थी कि तभी एक नाग दास भाला लिए नाग सभा में आता है। नागरानी की जय हो। जललोक से आया एक नाग आपसे मिलने की इच्छा रखता है।
जल लोक के नाग का यहाँ आने का क्या तात्पर्य? उसे सभा में ले आओ। जल लोक के नाग कुलीग का आपको प्रणाम नागरानी। मैं यहाँ जल लोक के नागराज की ओर से आपके लिए बहुमूल्य मोती लेकर आया हूँ। नागरानी, लगता है जलीय नागराज आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। माँ हमें हर बार पूर्णिमा की पूजा से पहले कोई ना कोई उपहार भिजवा ही देते हैं। उपहार देना मेहरबानी नहीं, नागराज के अच्छे व्यवहार का संकेत है त्रिलोकी। हाँ तो दिखाइए ना उफाल के मोती। मोती तो तुम हो, ये मोती कहना चाह रही है। जिसे देखकर नाग सभा में बैठी सभी नाग नागिनों की आंखें चमक जाती है। नागरानी इस उपहार से खुश होकर उस जलीय नाग को नागलोक में पूजा तक रुकने का आदेश देती है। रात के समय नाग सेवक नाग महल की पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनके सामने एक खूंखार जानवर आ जाता है, जिसे देखते ही नाग सेवक अपना नाव अवतार धारण करते हैं और उसे डसने लगते हैं। तभी वो उन सांपों को पकड़कर खा जाता है। अगली सुबह आलोकी मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली में फूल रखने के लिए टोकरी में से फूल निकालने ही वाली होती है कि उस टोकरी में पहले से ही मौजूद हथौड़ी एक फूल उठाकर आलोकी की तरफ फेंकता है, तो आलोकी गालों पर हाथ लगाए खड़ी हो जाती है। मुझ पर पुष्प क्यों फेंक रहे हो? निकलो इस टोकरी से बाहर, तुम सारे पुष्पों को मैला कर दोगे। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगा? अरे ये पुष्प तेरा बिस्तर नहीं है, हम कहते हैं निकल यहाँ से, वरना इस टोकरी समेत तुझे झरोके से बाहर फेंक देंगे हम। उसके कहे पर हथौड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो टोकरी से बाहर आ जाता है। आलोकी जैसे ही उस फूलों की टोकरी को उठाती है, वैसे ही हथौड़ी हवा में उठकर उसके हाथों से टोकरी को धक्का दे देता है, जिससे टोकरी के साथ साथ सारे फूल भी शिवन्या पर बरस जाते हैं। नागरानी, हथौड़ी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शांत आलोकी, शांत। हथौड़ी, आलोकी, तुम दोनों के बीच हमेशा नोक-झोंक क्यों होती रहती है? तुम दोनों कभी प्रेम से नहीं रह सकते क्या? प्रेम? नागरानी, भला इस कटे हुए हाथ पर किसी को प्रेम आ कैसे सकता है? इसे देखकर तो केवल भय लगता है और इसकी हरकतें हमें अपने बाल नोचने के लिए विवश कर देती हैं। इतना कहकर आलोकी पूजा की थाली लिए वहाँ से निकल जाती है, तो हथौड़ी और शिवन्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आलोकी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो शिवन्या और हथौड़ी बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूजा की थाली गिरी हुई थी और महल के बाहर खून जमीन पर बिखरा हुआ था। ये रक्त? महल के बाहर ये रक्त कैसा? नागरानी, नाग महल के पहरेदार यहाँ नहीं हैं। जरूर कल रात्रि यहाँ कोई घटना हुई है। लक्त? नागलानी, आप ठीक तो है ना? ये जमीन पर लक्त क्यों है? ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। नागरानी, हम तो यहाँ ये सूचना देने आए थे कि महल के पहरेदारों के परिवारजन सुबह पहरेदारों के घर न लौटने को लेकर बहुत चिंतित हैं। आलोकी, पहरेदारों के विषय में तुम्हें कोई जानकारी है? नहीं त्रिलोकी, नाग पहरेदार यहाँ नहीं हैं। अर्थात कहीं ये लक्त उन नाग पहरेदारों का तो नहीं? यहाँ जो भी घटना हुई है, हमें उसका पता लगाना होगा। अभी के अभी यहाँ नाग सभा बुलाई जाए। जलीय लोक से आया नाग कुलीग मंदिर में भोलेनाथ के त्रिशूल को देखता है। उसकी आंखें अचानक ही लाल पड़ जाती है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ नागिन आ जाती है। जलीय नाग, आप यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए पधारे हैं? हाँ। अच्छा, वैसे आप नागलोक में मेहमान हैं, तो मैं आपको इस नागलोक के शिव मंदिर की खासियत बताती हूँ। ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ना आप, ये भोलेनाथ ने खुद स्थापित किया था। इसमें अपार शक्तियों का भंडार समाहित है। अच्छा, तो इतनी शक्तिशाली है ये त्रिशूल, अर्थात कोई इसे प्राप्त कर ले तो वो स्वयं ही शक्तिशाली हो जाएगा। अवश्य। वैसे आप जलीय नागों की क्या खासियत होती है? ये जो रतन पहना है ना मैंने अपने गले में, वो कोई आम रतन नहीं बल्कि बहुत खास है।
कौन सा रत्न? हमें तो कोई रत्न नजर नहीं आ रहा। अदृश्य है क्या? अरे मेरा रतन कहाँ गया वो? नागलोक में नागमहल के बाहर हुई घटना और दोनों पहरेदारों के गायब होने की बात अब पूरे नागलोक में फैल जाती है। तो वहीं कुल्की अपने खोए हुए रत्न के ना मिलने से परेशान हो रहा था। दिन के समय वो नागलोक के बगीचे में अपने रत्न को ढूंढ रहा होता है। तभी वो नागरानी से टकरा जाता है। तभी वो आलोकी और उसके साथ हथौड़ी को देखता है। ये कटा हाथ हमारा मित्र है, पर तुम्हें क्या हुआ है? वो मैं बस कुछ ढूंढ रहा था। नागरानी, नागलोक पर बिज्जू ने हमला कर दिया है। बिज्जू नाग की बात कर रही हो क्या तुम? अरे ठुस्सू सा तो वो नाग है, डसना उसे आता ना, रेंगने में उसे मृत्यु आती है। भला वो क्या किसी पर हमला करेगा? वो तो हमले में मरने लायक है। बिज्जू नाग नहीं, बल्कि खूंखार जानवर बेजर का हमला हुआ है। खूंखार बेजर? हाँ, नागलोक खतरे में है नागरानी। नागलोक के वासी रेंगते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो उन्हें पकड़कर खा रहा था। तो वहाँ शिवन्या बाकी सभी नागिनों के साथ वहाँ आती है और उस खूंखार बेजर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये तो वही सांपों को खाने वाला खूंखार बेजर है। हाँ, ये बहुत खूंखार है। ये सर्वभक्षी और बहुत ही निडर होता है। इस पर तो हमारे जहर का भी कोई असर नहीं होगा। तो हम तभी इसको एक साथ मिलकर डसते हैं ना। इसकी चमड़ी तुमसे भी मोटी है नागिन मृदुला। इस पर हमें अपनी शक्तियों को एकत्र कर वार करना होगा। तभी सभी नागिनें अपने अर्धनागिन अवतार में आती हैं और एक साथ अपनी शक्तियों से उस खूंखार बेजर पर हमला करती हैं। जहां सभी का ध्यान उस खूंखार बेजर पर था, तो वहीं दूसरी ओर कुल्की शिव मंदिर पहुंचता है और महादेव के उस शक्तिशाली त्रिशूल को जैसे ही स्पर्श करता है, वैसे ही उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर गिर जाता है। दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई भोलेनाथ के पवित्र त्रिशूल को हाथ लगाने की? तो ये मायावी अघोरी जलीय नाथ लूप लेतल नागलोक में आया है। हाँ, और मेरा लाया हुआ वो खूंखार बेजर अब पूरे नागलोक में आतंक मचा रहा होगा। शिव कन्या शिवन्या हूँ मैं, जिसके नागलोक में आकर तूने भोलेनाथ के पवित्र त्रिशूल को हथियाने की कोशिश की। अब तेरा अंत निश्चित है। तभी अघोरी अपने मुंह से काला धुआं फेंकता है, लेकिन शिवन्या अपनी आंखों से आग की वर्षा कर उस अघोरी को भस्म कर देती है। नाग सभा में सभी एकत्रित होते हैं और हथौड़ी भी वहाँ था। तो आलोकी कहती है, आखिरकार समय रहते सब ठीक हो गया। किंतु नागलानी, वो क्लिक ही अघोरी है, ये बात आपको तब ज्ञात हुई? हथौड़ी की समझदारी से। कुछ देर बाद वो रत्न वो शिवन्या को देता है और इशारे से किसी आदमी को देखने की बात भी बताता है। और उस रत्न को मैंने नाग सभा में उस कुलीक के गले में देखा था, जिसके बाद मैंने और हथौड़ी ने उस बहरूपिये पर नजर रखना शुरू किया। तो ज्ञात हुआ कि वो उस खूंखार बेजर के जरिए मंदिर में सबका ध्यान हटाकर उस शक्तिशाली त्रिशूल को प्राप्त करना चाहता था। हथौड़ी तो सच में बहुत समझदार है नागरानी। नाग सभा में सभी हथौड़ी की प्रशंसा करते हैं और अपनी प्रशंसा सुन वो खुशी से उछलने लगता है।